नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। कहते हैं अंत भला तो सब भला। शेयर बाजार में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे हफ्ते बाजार एक रेंज में फंसा रहा, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को चौतरफा बढ़त के साथ यहां पर राहत मिलती हुई दिखी। छोटे और मंझोले स्टॉक ने यहां पर एक अच्छी खासी तेजी दर्ज करी। इंडिया विक्स करीब करीब 4% यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखा, और साथ ही सबसे बड़ी राहत की बात जो रही वो ये रही कि 25,000 की रेंज जो है यहाँ टूटती हुई दिखी, और उसके ऊपर भी बल्कि 125 पॉइंट्स ऊपर जाता हुआ बाजार यहाँ पे देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स की। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं और उसमें से हम लोग फिल्टर करके लाए हैं खबरें जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सुज़लॉन से। एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में शुक्रवार को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब स्टॉक जो है करीब करीब आप देखिए 3% की बढ़त के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा। दरअसल कंपनी ने बताया कि AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन से लगातार उन्हें तीसरा बड़ा ऑर्डर मिला है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने ये जानकारी दी कि APPIN एनर्जी ट्रांजिशन से एक नया ऑर्डर मिला जो कि कंपनी को लगातार तीसरी बार मिला है, और ये ऑर्डर प्रदूषण को कम करने और साथ ही भारत की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करने वाला है, और इस लिहाज से प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुज़लॉन ने स्टॉक एक्सचेंज में ये जानकारी दी कि ऑर्डर जो है वो 170.1 मेगावाट क्षमता वाली विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मिला है। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के शहर कुरनूर में बनाया जाएगा। इस सौदे के तहत सुज़लॉन अपने 54 न्यू विंड टरबाइन यहाँ पे देगा जो कि हाइब्रिड लेटेस्ट टावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हर टरबाइन 3.15 मेगावाट बिजली पैदा यहाँ पर कर सकता है। आपको बता दें कि मार्च तक म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर अगर हम सुज़लॉन में हिस्सेदारी की बात करें तो 4.17% हिस्सेदारी है, और प्रमोटर्स की अगर आप बात करें तो अब घटकर यहाँ पर 13% का स्टेक रह गया है यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। HAL की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। दरअसल खबर क्या है यहाँ पे? खबर यह है कि HAL को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसरो और इन स्पेस से मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के साथ ही HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई है, जिसके बाद शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। HAL को ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस से मिला है यहाँ पे। इससे पहले सिर्फ स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद में है और अग्निकुल कॉस्मोस जो कि चेन्नई में जैसे स्टार्टअप ही ये रॉकेट जो है बनाया करते थे, यहाँ पे इस पर काम किया करते थे। इसके साथ ही सरकारी कंपनी के निवेश के लिए यहाँ पर निवेशकों के लिए माफ़ कीजिएगा बड़ी खुशखबरी भी आई है। यहाँ पर एक और खुशखबरी ये है कि रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जो है यहाँ पर HAL जो है एक बार फिर से जल्द ही निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देने जा रही है। और यहाँ पे कंपनी के जो निदेशक मंडल है, मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि शुक्रवार 27 जून 2025 को इस पर फैसला लिया जाएगा। बैठक होगी यहाँ पर, और इस बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम डिविडेंड की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयरों की। यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। हफ्ते के आखिरी सत्र में शेयर करीब 4% तक उछलता हुआ दिखा। दरअसल इसके पीछे दो बड़े कारण रहे। पहला कारण क्या है? इकोनॉमिक्स टाइम के हवाले से एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत देने पर विचार कर रही है, लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की माफी की संभावना यहाँ पर नहीं है। अगर कंपनी के कर्ज को इक्विटी में बदला गया तो सरकार की हिस्सेदारी 49% से अधिक हो सकती है, जिसे वो स्वीकार फिलहाल के लिए तो नहीं कर रही है। लेकिन कंपनी को जो AGR बकाया है उसको चुकाने के लिए मौजूदा वक्त में 6 साल का टाइम मिला हुआ है यहाँ पर। अब प्रस्ताव की अगर माने तो इसे 20 साल तक किया जा सकता है, जिससे सालाना किस्त जो है वो 6,000 से लेकर 8,500 करोड़ तक के बीच आ सकती है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के कमजोर नेटवर्क की वजह से करोड़ों प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स को स्लो इंटरनेट और कॉलिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए अब कंपनी ने अपनी छवि सुधारने के लिए अच्छी पहल के लिए कोशिश करी है। वोडाफोन आइडिया ने करोड़ों लोगों को बेहतर नेटवर्क सर्विस देने के लिए अब कमर कस ली है। वोडाफोन आइडिया ने एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX को टक्कर देने वाली जो कंपनी है, अमेरिकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म AST स्पेस मोबाइल के साथ हाथ मिलाया है। AST स्पेस मोबाइल का काम जो होगा सैटेलाइट के जरिए डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस की सुविधा उपलब्ध कराना है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में भी एक बम्पर तेजी देखने को मिली, वो भी आखिरी सत्र में यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को करीब 4% तक की बढ़त यहाँ पे बनाता हुआ दिखा यहाँ पे स्टॉक।
और आपको बता दें कि खबर यहाँ पर और भी कई आई, यहाँ पर पूरे हफ्ते खबरों में रहा ये स्टॉक। जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के करीब 7.91 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने का ऐलान यहाँ पे कंपनी के जरिए किया गया है। और साथ ही यहाँ पर जियो फाइनेंशियल ने ये भी बताया कि उसने ये डील जो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 104.54 करोड़ रुपए में की है, जिसके बाद अब जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि इस डील के लिए 4 जून को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मंजूरी मिल गई थी। इस सौदे के बाद जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी बन गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी पूरी हिस्सेदारी करीब 7.90 करोड़ इक्विटी शेयर, तो अगर आप देखें तो 13.21 रुपए प्रति शेयर इक्विटी के भाव पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेची है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की। यहाँ पे अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। शेयर इंटरडे में अगर आप देखें तो 5% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई यहाँ पे, और 404 रुपए के लेवल को इसने यहाँ पर टच किया। हालांकि बाद में शेयरों में मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी। शेयरों में उछाल की वजह दरअसल क्या रही? खबर यही आई कि फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ एक रणनीतिक समझौते के बाद यह असर देखने को मिला। इसके अलावा प्रमोटर राइज इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी में अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि प्रमोटर राइज इन्फिनिटी प्राइवेट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर या फिर 16.5% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। बाजार में उथल पुथल के बावजूद पिछले एक महीने में अगर आप देखें इसका ट्रैक रिकॉर्ड, तो स्टॉक ने 38% तक जोरदार रिटर्न दिए हैं, जबकि 6 महीने की बात करें तो 36% का यहाँ पर स्टॉक में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट जो है वो तैयार करने के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ डील की है उन्होंने, और इस डील के तहत डसॉल्ट पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी, और इसके साथ ही भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील के बाद इंटरनेशनल मार्केट के लिए बिजनेस एयरक्राफ्ट बनाने वाले देशों की सूची में यहाँ पे शामिल हो गया है। यहाँ पे अनिल अंबानी की एक और कंपनी की खबर यहाँ पर आई। खबर थी यहाँ पर रिलायंस पावर को लेकर। शेयरों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी के शेयर 5% टूटकर लोअर सर्किट भी यहाँ पर लगता हुआ दिखा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में यहाँ पे स्टॉक जो है करीब 63.5 रुपए के निचले स्तर पर फिसलता हुआ दिखा। हाल ही में स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि जो निवेशक हैं वो मुनाफा वसूली कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीते एक महीने में ये शेयर जो है करीब 42% तक चढ़ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। निवेशक यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिलायंस जो है NU एनर्जीज कंपनी जो है यहाँ पर, जो कंपनी की एक सहायक यूनिट है, अभी हाल ही में उन्होंने ये जानकारी दी कि उन्होंने SJVN लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ अवार्ड हासिल किया है वहाँ से, सरकारी कंपनी से। और इससे पहले भी उन्होंने बताया था कि भूटान की द्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट DHI के साथ भी 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है, और ये 500 मेगावाट की परियोजना की अगर हम बात करें तो 50-50 यहाँ पे जॉइंट वेंचर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। रिलायंस पावर के शेयरों की बात करें तो लंबी अवधि में इन्होंने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। 5 साल में अगर आप 5 साल पहले की स्थिति देखें तो 19 जून 2000 को इस शेयर का जो भाव था वो महज 3 रुपये था, और अगर उस समय के हिसाब से देखें अब तक किसी निवेशक ने डाले होते 1 लाख रुपए, तो वो 31 लाख रुपए से ज़्यादा बन चुके होते। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जरिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर अपने अंतिम निर्देश जारी करने के बाद शुक्रवार यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में PFC और REC की शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। PFC की शेयरों में शुरुआती कारोबार के बाद करीब 6% की तेजी देखने को मिली, और जो स्टॉक का भाव है 412 रुपए पर जाता हुआ दिखा। जबकि REC की बात करें तो 4% बढ़कर ये 397 यानी करीब 398 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर पर भी पहुंचता हुआ दिखा। दरअसल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर रिजर्व बैंक के बड़े फैसले के बाद 2 सरकारी नॉन बैंकिंग कंपनियां यानी कि REC और PFC के शेयरों में बढ़त दर्ज होती हुई दिखी। रिजर्व बैंक के जरिए कई पुराने सर्कुलर को बदलने और बैंकों और NBFC और साथ ही सहकारी बैंकों में मापदंडों को अपडेट करने के बाद यहाँ पर शेयर जो है वो हरकत में आते हुए दिखे, जिनमें खास तौर पे PFC और REC प्रमुख थे। आप ये समझिए कि REC ने 2 साल में अपने निवेशकों को करीब 148% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। वहीं PFC की बात करें तो 2 साल में 153% का शानदार रिटर्न मिला है। यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का साफ तौर पे कहना है कि जो संशोधित मापदंड है, यहाँ पे जो नियम है, जो बदलाव किए गए हैं, उससे बैंक और NBFC के लिए पॉजिटिव है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि रिजर्व बैंक के निर्देश न सिर्फ
नए और साथ ही भविष्य की योजनाओं के लिए बेहतर हो सकते हैं। और ब्रोकरेज का साफ तौर पे ये भी कहना है कि इस बदलाव के बाद अपनी टॉप पिक जो उन्होंने शामिल करी उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एयू बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पे नाम शामिल किए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पर जिसने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। शेयर बाजार नियामक सेबी ने मार्केट कमेंटेटर संजीव भसीन और उनके साथ करीब 11 लोगों को मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने इस बारे में आदेश जारी किया। इस बैन के बाद ये लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सेबी ने 12 लोगों के पास करीब 11.37 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। ये रकम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा रहेगी जो कि सेबी के नियंत्रण में रहेगा। सेबी ने इस मसले में करीब 149 पन्नों का अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि भसीन टेलीविजन चैनलों पर नजर आने वाले एक मशहूर गेस्ट एक्सपर्ट थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं। आईएएफएल के साथ एक डायरेक्टर और या फिर कहीं कंसल्टेंट के रूप से जुड़े रहने के साथ ही भसीन ने मीडिया चैनलों, टेलीग्राम और आईएएफएल प्लेटफॉर्म पर शेयर रिकमेंड किए। उनके रिकमेंडेशन के बाद इन शेयरों की ट्रेडिंग और वॉल्यूम पर असर साफ तौर पर देखने को मिला, जिससे भसीन के जो उन्होंने फायदा कमाया। और शेयर मार्केट की भाषा में कहें इस स्ट्रेटेजी को पंप एंड डंप कहा जाता है। तो ये सारी जो बात थी वो नोट बाकायदा सेबी ने अपने पन्नों में लिखा है। सेबी की जांच में ये भी पता चला कि भसीन ने आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज दिल्ली लिमिटेड से ट्रेड के ऑर्डर भी दिए थे। सेबी ने इस कंपनी को साफ तौर पे बैन कर दिया है और सेबी ने यह भी कहा कि भसीन के खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन की शिकायत भी दर्ज की जाए और आगे के लिए एक्शन भी लेते हुए स्थिति देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसके चलते जो संजीव भसीन थे वो खबरों में आ गए। अब बात करते हैं ऑटो कंपोनेंट कंपनी सोना कॉमस्टार की। दरअसल कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कपूर की अचानक से यहाँ पर निधन होता हुआ दिखा और जिसके चलते शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 30,260 करोड़ के आसपास है। संजय कपूर 53 साल के थे और यहाँ पर यूके में पोलो खेलते समय दिल का उनको दौरा पड़ गया ब्रिटेन में और जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। उद्योग जगत में वो एक प्रमुख हस्ती थे। अगर आप देखें तो ACMA के अध्यक्ष रहे, CII मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल के सह अध्यक्ष और साथ ही दून स्कूल के बोर्ड में भी वो शामिल थे। संजय कपूर की जो पूर्व पत्नी है वो अभिनेत्री करिश्मा कपूर थी जिनसे उनको 2 बच्चे थे, समायरा और कियान। गुरुग्राम स्थित इस कंपनी ने यह साफ तौर पे स्पष्ट किया है कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा और रोजमर्रा का जो ऑपरेशन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विवेक विक्रम सिंह की अगुवाई में पहले की तरह होता रहेगा। सिंह 2019 से कंपनी की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन साथ ही मैनेजमेंट का कहना है कि संजय कपूर के निधन के बाद सोना कॉमस्टार एक नया चेयरमैन जल्द ही चुनेगी। कंपनी के बोर्ड ने एक बयान में ये भी कहा कि संजय कपूर के परिवार के प्रति संवेदना पूरी तरीके से व्यक्त करें। उनका जो योगदान है वो हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अब आईपीओ की खबरें भी पूरे हफ्ते छाई रही। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल लिमिटेड ने अपने 12,500 करोड़ रुपए के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन का ऐलान कर दिया, जिससे ये सुर्खियों में आ गया। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ 25 जून को खुलेगा, 27 जून को बंद होगा, ये जानकारी निकल कर आई। साथ ही 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी इसमें शामिल है। इस आईपीओ में प्रमोटर जो है एचडीएफसी बैंक OFS के जरिए शेयर बेचेंगे। आपको बता दें कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 700 रुपये से लेकर 740 रुपये सेट किया गया। ये देश का सबसे बड़ा NBFC आईपीओ होगा। एचडीबी फाइनेंशियल की लिस्टिंग एक रेगुलेटरी अनिवार्यता थी क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है भारतीय रिजर्व बैंक की अक्टूबर 2022 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अपर लेयर कैटेगरी की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आती है। मौजूदा वक्त में एचडीएफसी बैंक की एचडीएफसी फाइनेंशियल जो है, अगर आप देखें प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 94.3% के आसपास है यहाँ पर। और डीआरएसपी में तमाम तरह की जानकारी साझा की गई कि 2007 में ये एचडीबी यहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी। पूरे भारत में इसके करीब 1600 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है यहाँ पर। एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं। हाल ही में लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनी बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक में 7% जो छाल देखने को मिला और स्टॉक ने 109 रुपये के अपने नए 52 वीक हाई को टच किया यहाँ पे। दरअसल इस तेजी की वजह कंपनी के तिमाही नतीजे रहे। कंपनी का प्रॉफिट 5 गुना तक बढ़ता हुआ दिखा यहाँ पे
ऑटो पार्ट्स बनाने वाली इस कंपनी ने बताया कि उसका नेट प्रॉफिट 110 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में ये 16 करोड़ रुपए रहा था। यानी कि करीब करीब प्रॉफिट में 574% का जंप जो है वो देखने को मिला। रेवेन्यू भी 49% बढ़कर 2274 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ दिखा है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो 54% ये बढ़कर 276 करोड़ पे आ गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार हुआ है। हालांकि अगर पूरे हफ्ते की रेंज की बात करें तो शेयर करीब 1% तक टूटता हुआ दिखा। साथ ही आपको बता दें कि ट्रेड लाइन के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2025 की तिमाही तक कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 3.88% की हिस्सेदारी है। मार्केट शेयर की बात करें तो भारत में टू व्हीलर में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स के पुर्जों के लिए कंपनी के पास करीब 24% की बाजार में हिस्सेदारी है। एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें ओसवाल पंप्स की। इसका आईपीओ शुक्रवार को शेयर बाजार में लिस्ट होता हुआ दिखा। लिस्टिंग पर कंपनी के शेयर 3.26% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। एनएससी पर शेयर जो है 634 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं बीएससी पे बात करें तो 632 रुपये के आंकड़े पर लिस्ट होता हुआ देखा, जबकि जो इशू प्राइस था वो 614 रुपये था। यानी कि एक हल्की फुल्की एक फ्लैट लिस्टिंग आप मान सकते हैं इस चीज़ को। ओसवाल पंप्स का आईपीओ जो है 890 करोड़ रुपए का था। यहाँ पर इसमें नए शेयर जारी किए गए थे। साथ ही आप देखें तो 497 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री के लिए यहाँ पर ये रखे गए थे। ये आईपीओ कुल 34.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसका मतलब ये है कि जितने शेयर कंपनी ने बेचे उससे 34 गुना ज़्यादा लोगों ने इसमें खरीदने के लिए आवेदन दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी का भविष्य अच्छा है। मेहता इक्विटीज़ ने यहाँ पर लिस्टिंग से पहले कहा था कि जिन निवेशकों को शेयर मिले हैं वो लंबे समय तक यहाँ पर रख सकते हैं। मेहता इक्विटीज़ का ये भी कहना था कि ओसवाल पंप्स के पास लगभग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स खेती, इंडस्ट्री और घरों में पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपनी को सरकार की योजनाओं का भी फायदा मिलता है। सरकार गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पावर में से चलने वाले सिंचाई सिस्टम को भी बढ़ावा देती है। अब एक और रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो एक दिन ऐसा भी रहा कि 5% तक जो स्टॉक है वो टूटता हुआ दिखा। इस गिरावट की वजह रही जगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR। आइए हम समझते हैं कि क्या मामला रहा। दरअसल खबर क्या आई कि लग्जरी कार यूनिट जगुआर लैंड रोवर ने अपना इन्वेस्टर डे आयोजित किया, जहां कंपनी ने आने वाले सालों का प्लान बताया। लेकिन वित्त वर्ष 2026 के लिए जो अनुमान दिए गए वो बाजार को पसंद नहीं आए, वो काफ़ी कमज़ोर थे। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का जो एबिट था यानी कि कमाई का जो मार्जिन था वो 8.5% था। लेकिन वित्त वर्ष 2026 के लिए ये घटकर 5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है, यानी कि मुनाफा घटेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आया कि वित्त वर्ष 2025 में 1.5 बिलियन पाउंड का फ्री कैश फ्लो था, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में ये लगभग शून्य रहने का अनुमान है, यानी कि कैश फ्लो भी डाउन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 और 28 में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद जताई है। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 10% और एबिटा तक इस पर वापसी करने की बात कही है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का साफ तौर पे कहना है कि JLR की उम्मीद से कमजोर गाइडेंस का हवाला साफ तौर पे दिख रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली। और उन्होंने भी यहाँ पर न्यूट्रल रुख है वो रखा है और यहाँ पर जो है 690 रुपये का लक्ष्य प्रति शेयर के भाव तय किया है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। ये भी जो शेयर है पूरे हफ्ते खबरों में रहा। पहले तो बहुत सारे निवेशक कंफ्यूज हो गए कि भाई शेयर 90% तक कैसे टूट गया। कंपनी के दरअसल खबर निकल के आई कि शेयरों के बारे में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके लागू होने पर शेयर की जो कीमत है वो 90% तक घट गई। खबर ये रही कि स्टॉक के बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पर एक्स ट्रेड होता हुआ दिखा। कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजों के साथ ही बोनस इशू और साथ ही स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 16 जून को तय की गई थी। कंपनी ने 4.1 यानी कि 4:1 के अनुपात में जो बोनस इशू है उसका ऐलान किया था। इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड डेट तक हर एक पूरी तरह से पेड अप इक्विटी शेयर के लिए शेयरधारकों को 4 अतिरिक्त शेयर मिलते हुए दिखे। वहीं कंपनी ने 1:2 के शेयरों में भी स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर के बदले शेयरधारक को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर मिलेंगे। अब ये खबर हो गई क्लैरिटी आपके सामने। अब हम लोग बात करते हैं सीमेंस लिमिटेड की, क्योंकि उससे अलग होकर सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड
ने एक नई स्वतंत्र कंपनी बनती हुई दिखी, इसकी डीमर्जर के बाद लिस्टिंग होती हुई दिखी और शेयर बाजार में इसकी शानदार लिस्टिंग हुई। एनएससी पर जो शेयर है वो 2840 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि बीएससी पर इसकी जो लिस्टिंग थी 2850 रुपये पर हुई थी। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के तुरंत बाद स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा। एनएससी पर जो भाव रहा वो करीब 2982 और वहीं बीएससी पर 2992 तक चढ़ता हुआ दिखा। हालांकि करीब कुछ समय बाद यहाँ पर देखें आप या फिर पूरे हफ्ते की बात करें तो उसमें स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली यहाँ पर, और कई ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है यहाँ पे, और कहा है साफ तौर पे कि जो ये कंपनी है इसका पूरा फोकस यहाँ पे एनर्जी की आधुनिक ज़रूरतों को पूरा करने पर होगा, जिसमें कार्बन एमिशन को कम करने, पावर जनरेशन, ग्रिड ऑटोमेशन, ग्रिड हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसी तकनीकों पर इस कंपनी का ध्यान रहेगा। कंपनी अब एक पावर प्योर प्ले बन चुकी है, जिसका मतलब इसका सारा ध्यान एनर्जी क्षेत्र पर ही केंद्रित रहेगा। तो ये आपको पर्दे के पीछे का पूरा शो, पूरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की खबरें हम इस शो में लें तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है हर्ष वर्मा, धन्यवाद।